यह वीडियो कानून की किताब YouTube चैनल के लिए बनाया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण कानून विषयों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स धारा को समझने जा रहे हैं। ये है धारा 8, जो डील करती है षड्यंत्र के साक्ष्य के साथ। चलिए इस टॉपिक में सीधे उतरते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हर वो फैक्ट जो केस से जुड़ा हुआ लगता है उसे अदालत में सबूत मान लिया जाता है? और इससे भी बड़ा सवाल, आप उस क्राइम को कैसे साबित करेंगे जिसकी प्लानिंग बंद दरवाजों के पीछे चोरी छिपे हुई हो, जहां ना कोई आंखों देखा गवाह है, ना कोई डायरेक्ट सबूत? देखिए, एक षड्यंत्र को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मकड़ी के जाल की कल्पना करना। हर धागा अलग अलग होता है, अलग अलग दिशा में जाता है, पर सब मिलकर एक ही जाल को बनाते हैं। अगर आप सिर्फ एक धागे को देखेंगे ना, तो पूरा जाल कभी समझ नहीं आएगा। बस यही शक्ति धारा 8 कानून को देती है, एक धागे को पकड़कर पूरे जाल का नक्शा बना लेने की शक्ति। तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि यह षड्यंत्र का कानूनी जाल है क्या। फिर धारा 8 को शब्द दर शब्द डिकोड करेंगे। इसके बाद कुछ जरूरी लीगल कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। फिर इसे असली दुनिया के उदाहरणों और केस स्टडीज से समझेंगे। हम इसकी शर्तों, सीमाओं और इससे जुड़ी गलत फहमियों पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में प्रोफेशनल्स और एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये क्यों जरूरी है, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, षड्यंत्र का कानूनी जाल। हमें यह समझना होगा कि आखिर न्याय के लिए धारा 8 इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। असल में ये उस बुनियादी मुश्किल का हल है जो खुफिया तरीके से किए गए जुर्म को साबित करने में सामने आती है। तो सवाल यह है कि हमें धारा 8 चाहिए ही क्यों? अरे भाई, क्योंकि जो साजिश करने वाले होते हैं वो बहुत होशियारी से काम करते हैं। वो छिपकर काम करते हैं, आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखते, और अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक आदमी को पूरी प्लानिंग पता ही नहीं होती। ऐसे में सीधा सबूत मिलना तो लगभग नामुमकिन है। अगर ये धारा ना हो तो हर साजिश करने वाला बस यही कहकर बच जाएगा, अरे साहब, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। धारा 8 इसी बहानेबाजी के दरवाजे को बंद करती है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो हमारे नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की ये जो धारा 8 है, ये पुराने 1872 वाले एक्ट की धारा 10 की ही नई शक्ल है। इसकी जड़ें एक बहुत पुराने इंग्लिश लॉ के सिद्धांत में हैं, जो कहता है कि एक साजिश में शामिल किसी भी एक व्यक्ति का काम या बयान उस साजिश में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सबूत माना जाएगा। चलिए अब इस धारा के लीगल टेक्स्ट को खोलते हैं और इसके एक एक हिस्से को बारीकी से समझते हैं। धारा 8 को ना हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, जो कि एक शर्त है, कोर्ट के पास ही मानने का एक रीजनेबल ग्राउंड यानी युक्ति युक्त आधार होना चाहिए कि हाँ, 2 या उससे ज्यादा लोगों ने मिलकर कोई साजिश की है। दूसरा स्टेप है सबूत। जैसे ही आधार बन जाता है तो उस साजिश की प्लानिंग होने के बाद किसी भी एक साजिश करने वाले ने कुछ भी कहा हो, किया हो या लिखा हो, वो बाकी सबके खिलाफ सबूत बन जाता है। और तीसरा है इसका डबल मकसद। इस सबूत से 2 बातें साबित की जाती हैं, एक कि साजिश हुई थी और दूसरी कि हर एक आरोपी उस साजिश का हिस्सा था। अब कुछ ऐसे जरूरी लीगल शब्दों को समझते हैं जो धारा 8 की नींव हैं, इसके आधार स्तंभ है। सबसे पहले षड्यंत्र या कंस्पिरेसी। ये है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये 2 या ज्यादा लोगों की एक सीक्रेट प्लानिंग है कोई क्राइम करने की। और सबसे मजेदार बात यह है कि सिर्फ उस प्लानिंग पर राजी हो जाना ही अपने आप में एक जुर्म है, भले ही वो जुर्म बाद में हुआ हो या नहीं। अगला कॉन्सेप्ट है सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन। ये वो कॉमन गोल है जो सभी साजिश करने वालों को एक धागे में पिलोता है। इसे आप धारा 8 की आत्मा भी कह सकते हैं। जैसे एक फुटबॉल टीम में हर प्लेयर का काम अलग होता है, कोई डिफेंस करता है, कोई अटैक, पर सबका कॉमन इंटेंशन एक ही होता है, गोल करना। साजिश में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहां पर युक्ति युक्त आधार और पूर्ण प्रमाण के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। धारा 8 को लागू करने के लिए कोर्ट को सिर्फ एक युक्ति युक्त आधार चाहिए, मतलब एक लॉजिकल शक कि शायद कोई साजिश हुई है। ये सजा सुनाने के लिए जरूरी पूर्ण प्रमाण या प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से बहुत कम है। आप समझ लीजिए कि युक्ति युक्त आधार बस वो चाबी है जिससे धारा 8 का ताला खुलता है। और एक बहुत ही जरूरी टाइम वाली शर्त भी है। धारा 8 सिर्फ उन्हीं कामों, बातों या लिखी हुई चीजों पर लागू होती है जो साजिश की प्लानिंग होने के बाद हुई हों। अगर कोई काम साजिश बनने से पहले का है तो वो इस धारा के तहत सबूत नहीं माना जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई,
चलिए अब देखते हैं कि ये कानून असल में काम कैसे करता है। हम एक्ट में दिए गए ऑफिशियल उदाहरण और कुछ असली केस स्टडी से इसे समझेंगे। एक्ट में जो उदाहरण दिया है वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। मान लीजिए ये मानने का रीजनेबल ग्राउंड है कि क नाम का एक आदमी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश में शामिल है। अब देखिए, ख यूरोप में हथियार खरीद रहा है, ग कलकत्ता में पैसे जमा कर रहा है, घ मुंबई में लोगों को भर्ती कर रहा है, ङ आगरा में भड़काऊ लेख छाप रहा है और च दिल्ली से सिंगापुर पैसे भेज रहा है। ये सारे काम जो अलग अलग शहरों और देशों में हो रहे हैं, ये सब क के खिलाफ सबूत बन जाते हैं, भले ही क को इनके बारे में पता भी ना हो या वो इन लोगों को जानता तक ना हो। तो इस एक उदाहरण से कानून के 3 क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आते हैं। पहला, मुझे पता नहीं था, ये कोई बहाना नहीं है। दूसरा, मैं इन लोगों को नहीं जानता, ये भी कोई बहाना नहीं है। और तीसरा और सबसे हैरान करने वाला कि आपके साजिश में आने से पहले या आपके छोड़कर जाने के बाद जो हुआ वो भी आपके खिलाफ सबूत बन सकता है। अब एक असली केस देखते हैं। एक टेररिस्ट नेटवर्क में चांद नाम के आदमी का काम सिर्फ नकली आईडी कार्ड बनाना था। जब वो पकड़ा गया तो उसने कहा कि मुझे किसी हमले के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन धारा 8 के तहत विस्फोटक जमा करने वाले का काम और लोगों को भर्ती करने वाले का काम, ये दोनों भी चांद के खिलाफ सबूत माने गए, जबकि वो उनसे कभी मिला तक नहीं था। क्यों? क्योंकि नकली आईडी बनाना भी उसी एक बड़े कॉमन इंटेंशन का हिस्सा था। एक और उदाहरण एक बड़े बैंक फ्रॉड का है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल ने एक कंपनी की झूठी ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर दिए, जिसके आधार पर कंपनी ने बैंक से करोड़ों का लोन ले लिया। बिमल ने दलील दी, साहब मेरा काम तो सिर्फ ऑडिट करना था। पर कोर्ट ने कहा, नहीं, कंपनी के एमडी, बैंक मैनेजर और प्रॉपर्टी वैल्यूअर के काम भी आपके खिलाफ सबूत हैं, क्योंकि आप सबका कॉमन इंटेंशन एक ही था, बैंक को धोखा देना। ये दिखाता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था, जैसा बहाना यहां नहीं चलता। यदि ये कानूनी जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो कानून की किताब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धारा 8 की शर्तों, इसकी सीमाओं और इससे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों की। देखिए, धारा 8 को इस्तेमाल करने के लिए ये 5 शर्तें लाइन से पूरी होनी चाहिए। पहली, कम से कम 2 लोग हों। दूसरी, उनके बीच कोई क्राइम करने की साजिश हो। तीसरी, कोर्ट को उस साजिश पर यकीन करने का एक रीजनेबल ग्राउंड मिले। चौथी, जो भी काम या बात हुई हो वो उनके कॉमन इंटेंशन से जुड़ी हो। और पांचवी, वो काम या बात साजिश की प्लानिंग के बाद हुई हो। चलिए अब कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहला मिथक, मुझे तो पूरी प्लानिंग पता ही नहीं थी। सही बात, कानून साफ कहता है आपका अनजान होना कोई बचाव नहीं है। दूसरा मिथक, मैं तो बाकी लोगों को जानता भी नहीं था। सही बात, एक दूसरे को न जानना भी कोई बचाव नहीं है। तीसरा, मैं तो ग्रुप छोड़ चुका था। सही बात, आपके ग्रुप छोड़ने के बाद हुए काम भी आपके खिलाफ रेलेवेंट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा मिथक, इस सबूत से तो गुनाह साबित हो जाता है। बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ सबूत को रेलेवेंट बनाता है, यानी केस से जुड़ा हुआ। यह अपने आप में सजा का आधार नहीं है। अब इसका प्रैक्टिकल एंगल देखते हैं, वकीलों, जजों और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हर किसी के लिए इसकी स्ट्रैटेजी अलग है। पुलिस का काम क्या है? उनका काम है कॉल रिकॉर्ड्स, पैसों के लेन देन और दूसरे सबूत जमा करके वो रीजनेबल ग्राउंड तैयार करना। सरकारी वकील का काम है कोर्ट में कहानी बुनना, ये दिखाना कि कैसे हर आरोपी का छोटा बड़ा काम उस एक ही जाल का हिस्सा था। और बचाव पक्ष का वकील, वो इसी रीजनेबल ग्राउंड पर सवाल उठाता है या ये साबित करता है कि उसके क्लाइंट का काम उस साजिश से जुड़ा ही नहीं था। और जज साहब का काम है सबसे पहले ये तय करना कि साजिश का रीजनेबल ग्राउंड बनता भी है या नहीं, तभी वो इस धारा को लागू कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास टिप है। धारा 8 के लिए 3 ना याद रखिएगा, ना अभिज्ञता यानी इग्नोरेंस, ना परिचितता यानी एनोनिमिटी और निष्क्रमण यानी विथड्रॉल। ये तीनों ही इस धारा में वैलिड डिफेंस यानी वैध बचाव नहीं है। ये आपको मेंस के आंसर में बहुत काम आएगा। चलिए अब तक जो समझा उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। सवाल है, धारा 8 के तहत एक साजिश करने वाले का काम किसके खिलाफ सबूत माना जाएगा? ऑप्शन है ए सिर्फ उसी के खिलाफ, बी सिर्फ ग्रुप के लीडर के खिलाफ, सी ग्रुप के सभी सदस्यों के खिलाफ, या डी सिर्फ उनके खिलाफ जिन्हें पुलिस जानती है। सोचिए। सही जवाब है सी, सभी सहज षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध। चलिए अब पूरी चर्चा को बस 5 पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला, ये तब लागू होगी जब साजिश का रीजनेबल ग्राउंड हो।
दूसरा, एक का काम सबके खिलाफ सबूत बन जाएगा। तीसरा, इसका डबल मकसद है, साजिश को और उसमें शामिल हर सदस्य की भागीदारी को साबित करना। चौथा, अनजान होना, एक दूसरे को ना जानना या ग्रुप छोड़ देना, कोई बहाना नहीं चलेगा। और पांचवा और सबसे जरूरी, ये सिर्फ सबूत को रेलेवेंट बनाती है, गुनाह साबित नहीं करती। और आखिर में धारा 8 का पूरा सार इस एक लाइन में है। एक षड्यंत्र में हर वो हाथ जिसने माचिस पकड़ी, जिसने तेल डाला या जिसने आग को हवा दी, वो हर हाथ उस आग के लिए जिम्मेदार है, भले ही उन हाथों ने एक दूसरे का चेहरा कभी ना देखा हो। ये धारा इसी सिद्धांत पर काम करती है। ये वीडियो कानून की किताब YouTube चैनल के लिए बनाया गया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।